नमस्कार, आपका स्वागत है खूनी कहानियाँ में। असली जुर्म, असली कहानी, बिना किसी मिलावट के। शादी, मैरिज, ये एक ऐसा शब्द है जो सपनों को सच कर देता है। हमारे देश में कई औरतों के लिए ये एक नई शुरुआत का वादा है। प्यार का वादा, साथ का वादा, एक परिवार का वादा। यह एक पवित्र बंधन है जो भरोसे की नींव पर बना है। पर क्या होता है जब वही नींव झूठ पर टिकी हो? क्या होता है जब जिस हाथ को आप थामती हैं, जिसे आप मानती हैं कि वह आपको हमेशा बचाएगा, वही हाथ आपको मौत की तरफ ले जाए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक डरावनी सच्चाई है जो कर्नाटक के शांत शहरों में सामने आई। एक ऐसी कहानी जहां मंगलसूत्र का वादा मर्डर की उलटी गिनती बन गया। एक जवान औरत की कल्पना कीजिए जिसका दिल उम्मीद से भरा है। उसने बहुत मुश्किलें झेली हैं, उसने अकेलेपन का दर्द महसूस किया है। समाज ने उसे जज किया है, शायद इसलिए कि वह कुंवारी है, गरीब परिवार से है या उसकी उम्र ज्यादा है। और योशी, फिर एक आदमी उसकी जिंदगी में आता है। वह मीठी बातें करता है, वह उसे इज्जत, घर और एक फ्यूचर का वादा करता है। वह उससे शादी करने का वादा करता है, वह उसे स्पेशल महसूस कराता है, वैल्यूड और प्यार करता है। वह उस पर पूरी तरह भरोसा करती हो सुनती है। क्यों नहीं करेगी? वह उसे वह सब कुछ दे रहा है जो उसने कभी चाहा था। ये भरोसा, ये खूबसूरत मासूम भरोसा ही इस कहानी को इतना दुखद बनाता है। पर यह आदमी कोई मसीहा नहीं है, वह एक शिकारी है जो सबके सामने छिपा हुआ है। उसके वादे जाल हैं, उसका प्यार एक दिखावा है, उसकी प्यारी मुस्कान के पीछे अंधेरे से भरा दिल है। वह इस उम्मीद भरी औरत को लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक टारगेट के तौर पर देखता है। वह उसकी कमजोरी को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने के लिए देखता है। वह शादी की नहीं बल्कि एक ठंडे कैलकुलेटेड मर्डर की प्लानिंग करता है। वो जो जहर इस्तेमाल करेगा वह सिर्फ एक केमिकल नहीं है। असली जहर वो झूठ है जो वह बोलता है, वो उम्मीद है जिसे वो सिर्फ सबसे क्रूर तरीके से तोड़ने के लिए बनाता है। हमें खुद से एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए, एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कोई शादी के पवित्र रस्म को हथियार कैसे बना सकता है? ये मोहन कुमार की कहानी है, एक आदमी जिसे डरावना नाम साइनाइड मोहन मिला। उसने सिर्फ औरतों को नहीं मारा, उसने पहले उनके सपनों को मारा। उसने उनकी सबसे गहरी इच्छाओं और उनके सबसे प्राइवेट दर्द का फायदा उठाया। जैसे जैसे हम इस अंधेरी कहानी में आगे बढ़ेंगे, हमें सावधान रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारी दुनिया के राक्षस अक्सर सबसे आम चेहरे पहनते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए कर्नाटक के तटीय इलाकों के छोटे शहरों और गांवों की ओर चलते हैं। मंगलोर, मडिकेरी और हासन जैसी जगह। यहाँ जिंदगी सादी है पर यह बहुत मुश्किल भी हो सकती है। सूरज धूल भरी सड़कों पर तपता है, मानसून की बारिश सब कुछ हरा भरा कर देती है। पर इस सादी खूबसूरती के नीचे कुछ लोगों के लिए एक शांत उदासी। कई युवा औरतें हैं जो फंसी हुई महसूस करती हैं, गरीबी में फंसी हुई, सामाजिक दबाव में फंसी हुई। वे कड़ी मेहनत करती हैं पर उनके परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। दहेज का बोझ उनके सिर पर काले बादल की तरह लटका रहता है, जिससे शादी एक नामुमकिन सपना लगती है। ये सिर्फ बेनाम चेहरे नहीं है, वे बेटियां, बहनें और दोस्त हैं। उनके भी किसी और की तरह सपने हैं। वे कम संघर्ष वाली जिंदगी का सपना देखती हैं। वे ऐसे पार्टनर की तलाश में रहती हैं जो उन्हें समझे, जो उनके बोझ को बांटे। अक्सर समाज उन्हें शादी न करने के लिए जज करता है, रिश्तेदार फुसफुसाते हैं, पड़ोसी घूरते हैं। यह लगातार दबाव एक गहरा अकेलापन पैदा करता है, एक ऐसा एहसास कि वे पीछे छूट रही हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हैं, उम्मीद का कोई भी निशान, कोई भी इंसान जो उन्हें इज्जत और प्यार भरी जिंदगी दे सके। यही बेताब उम्मीद एक इंसान को कमजोर बनाती है। एक जवान औरत के बारे में सोचिए जो दिन भर का काम खत्म कर रही है। वह एक सुनसान सड़क पर घर जा रही है। वह दूसरे परिवारों को देखती है, खुश और साथ। उसका अपना दिल भारी महसूस करता है। उसे बताया जाता है कि उसकी एकमात्र वैल्यू शादी करने में है, पर कैसे? उसका परिवार बड़ा दहेज नहीं दे सकता। जो प्रपोजल आते हैं वे अच्छे नहीं होते। वह बोझ महसूस करती है। यह इमोशनल दर्द एक साइलेंट किलर है। यह इंसान के कॉन्फिडेंस को खा जाता है, जिससे उन्हें बेकार महसूस होता है। वह मानने लगती है कि शायद वह खुशी की हकदार नहीं है। शांत मायूसी के इस माहौल में एक शिकारी को उसका शिकार मिला। मोहन कुमार इस दुनिया को पूरी तरह समझते थे। वह सामाजिक दबावों के बारे में जानते थे, वह आर्थिक मुश्किलों के बारे में जानते थे, वह उस गहरी दर्दनाक अकेलेपन के बारे में जानते थे जो इन औरतों को महसूस होता था। उन्होंने उनकी कमजोरी को एक ट्रेजेडी के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देखा। उन्होंने अपनी योजना उनकी सबसे गहरी जरूरतों के हिसाब से बनाई। वह जानते थे कि एक औरत के लिए जो अदृश्य महसूस करती है, थोड़ी सी अटेंशन सब कुछ लगेगी। उन्होंने उन्हें बाइक एक सपना देने की तैयारी की, यह जानते हुए कि वे उसे उनके सबसे बुरे सपने में बदल देंगे।
मोहन कुमार को ये औरतें कैसे मिली? उन्होंने उन्हें भीड़-भाड़ वाले बाजारों या पब्लिक जगहों पर नहीं ढूंढा। वह उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट, कहीं ज्यादा चालाक थे। उन्होंने लोकल अखबारों के पन्नों का इस्तेमाल किया। वह सबके सामने छिपे थे, क्लासिफाइड सेक्शन में। वह सेक्शन जहाँ लोग नौकरियों से, घरों और लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। वह सादे एडवर्टाइजमेंट लगाते थे। वह खुद को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर दिखाते थे, एक आदमी जिसके पास स्टेबल जॉब और अच्छी इनकम थी। ये उनका पहला झूठ था, धोखे की दीवार की पहली ईंट जिसे वह अपने विक्टिम्स के चारों ओर बनाएंगे। एक औरत शायद लंच ब्रेक के दौरान अखबार पढ़ रही होगी, उसे उसका एड दिखेगा। एक सरकारी अफसर, एक सादी प्यारी बीवी की तलाश में। जाति कोई बाधा नहीं, दहेज की ज़रूरत नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी परिस्थितियों से फंसा हुआ महसूस करता है, ये शब्द जादू जैसे थे। ये उसकी प्रार्थनाओं का सीधा जवाब था। एक आदमी जिसे जाति या दहेज की परवाह नहीं थी, एक आदमी जिसके पास एक सुरक्षित फ्यूचर था। कांपते हाथों से वह एड को गोल करेगी। उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ चलने लगेगी। वह नंबर डायल करेगी। उसकी आवाज डर और एक्साइटमेंट के मिक्स से भरी होगी। फोन पर मोहन एक अलग इंसान था। वह पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और चार्मिंग था। वह उन्हें धैर्य से सुनता था। वह उन्हें स्पेशल महसूस कराता था, जैसे कि वे दुनिया में अकेली इंसान हैं। वह सब सही बातें कहता था। मैं एक पार्टनर की तलाश में हूँ, नौकरानी की नहीं। तुम्हारे दिल की वैल्यू तुम्हारे परिवार के पैसे से ज्यादा है। उसने एक खुशहाल फ्यूचर की तस्वीर बनाई, इज्जत और प्यार भरी जिंदगी की। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर था, एक एक्टर जो एक परफेक्ट पति का रोल निभा रहा था। औरतें प्यार और इज्जत के लिए तरसती हुई उसकी हर बात पर यकीन करती थीं। वह उनसे किसी पब्लिक जगह पर मिलने का इंतजाम करता था, जैसे कोई मंदिर या पार्क। सामने से उसका एक्ट और भी ज्यादा कन्विंसिंग था। वह एक आम दिखने वाला आदमी था, एक पूर्व फिजिकल एजुकेशन टीचर। वह राक्षस जैसा नहीं दिखता था। वह एक दयालु सज्जन इंसान जैसा दिखता था। वह उनका भरोसा जीतता था और फिर उनके परिवारों का भरोसा। वह शादी का वादा करता था, जल्द ही एक औपचारिक शादी समारोह का। पर सबसे पहले वह उन्हें भाग जाने का सुझाव देता था, एक रजिस्टर्ड शादी के लिए किसी बड़े शहर जाने का। वह कहता था कि यह एक पारंपरिक शादी की जटिलताओं और खर्चों से बचने के लिए था। यह सब उसकी बुरी योजना का हिस्सा था। भागने का दिन आ जाता विक्टिम के लिए। यह उसकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग दिन था। वह अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई खुशहाल जिंदगी के लिए जा रही थी। वह एक छोटा बैग पैक करती, अपने सबसे अच्छे कपड़े और परिवार के सोने के गहने अपने साथ ले जाती। मोहन ने उसे गहने लाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वे उनके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उसने कहा कि यह उनके फ्यूचर के लिए है। वह चुपचाप अपने घर से निकलती। उसका दिल अपराध बोध और उम्मीद के मिक्स से धड़क रहा होता। वह मोहन से एक पहले से तय बस स्टैंड पर मिलती, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार। वे उसके घर से दूर किसी शहर जाते, एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें नहीं जानता था, बेंगलोर या मैसूर जैसे शहर। मोहन उन्हें एक रात के लिए एक सस्ती लॉज या होटल में चेक इन कराता। औरत के लिए यह सब एडवेंचर का हिस्सा था। यह रोमांटिक था। वह उस आदमी के साथ थी जिससे वह शादी करने वाली थी। उस शाम वह परफेक्ट जेंटलमैन होता। वह उनके फ्यूचर, उनके बच्चों, उस घर के बारे में बात करता जो वे बनाएंगे। वह उसे दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत महसूस कराता। वह उसे सब कुछ दे देती जो उसके पास था, उसका भरोसा, उसका प्यार और उसके परिवार के गहने। वह उसे बताता कि वे अगली सुबह शादी करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, पर उससे पहले वह उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने का सुझाव देता। वह इसे उनके बंधन की अंतिम पुष्टि के तौर पर पेश करता, इससे पहले कि वे इसे ऑफिशियल करें। औरत पूरी तरह से प्यार में और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हुई मान जाती। उसे लगता था कि वह अपनी फ्यूचर पति के साथ रात बिता रही है। ये चोरी की अंतरंगता की रात थी, एक रात जिसे वह अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर की शुरुआत मानती थी। उसे नहीं पता था कि यह पृथ्वी पर उसकी आखिरी रात थी। अगली सुबह मोहन अपनी योजना का अंतिम, सबसे क्रूर हिस्सा पूरा करता। वह उसे बताता कि वे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन से पहले एक छोटे से अनुष्ठान के लिए मंदिर जा रहे हैं। वह उसे अपने गहने और बैग होटल के कमरे में सेफ्टी के लिए छोड़ने के लिए कहता। वह उसे अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनने के लिए कहता। जैसे ही वह तैयार होती, एक खूबसूरत दुल्हन की तरह दिखती हुई। उसे उस अंधेरे के बारे में कुछ पता नहीं होता जो उसे निगलने वाला था। वह उस होटल के कमरे से उसके साथ बाहर निकलती, अपनी हर चीज पीछे छोड़ती हुई, अपनी ही बेनाम कब्र की ओर बढ़ती हुई।
उनकी आखिरी साथ में चलने की जगह कोई पब्लिक प्लेस होती, आमतौर पर कोई भीड़भाड़ वाला बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन। भीड़ का शोर और अफरातफरी मोहन के बुरे काम के लिए एकदम सही कवर देती थी। वह अपने शिकार से कहता कि वह कुछ खरीदने जा रहा है और वह इंतजार करे। कुछ पलों बाद वह एक छोटी सी गोली के साथ लौटता। वह उस पर नकली चिंता दिखाते हुए देखता और उसे बताता कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। वह समझाता कि वह गोली एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक बर्थ कंट्रोल पिल, ताकि उनकी रात के बाद कोई अनचाही प्रेगनेंसी न हो। यह एक सोचा समझा जेस्चर था, एक संकेत कि वह एक जिम्मेदार आदमी था। यह उसकी क्रूरता की मास्टर स्ट्रोक थी। उसने एक औरत की बायोलॉजी, उसकी नेचुरल चिंताओं का उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने एक जानलेवा जहर को केयर और जिम्मेदारी की गोली के रूप में छिपा दिया। वह उसे बताता कि गोली से उल्टी हो सकती है, इसलिए इसे किसी प्राइवेट जगह पर लेना सबसे अच्छा होगा। वह बस स्टैंड पर पब्लिक टॉयलेट की ओर इशारा करता, अंदर जाओ, इस गोली को पानी के साथ लो और बाहर आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह एक आश्वस्त मुस्कान के साथ कहता। वह जानता था कि वह उस पर भरोसा करती है। वह जानता था कि वह ठीक वही करेगी जो उसने कहा। औरत उस पर शक करने का कोई कारण न होने के कारण वह छोटी जानलेवा कैप्सूल ले लेती। वह पब्लिक रेस्टरूम की ओर चलती, एक ऐसी जगह जो अक्सर गंदी और उपेक्षित होती है। वह एक कोना ढूंढती, गोली निकालती और पानी के एक घूंट के साथ उसे निगल जाती। उसे शायद थोड़ी सी बीमार महसूस होने की उम्मीद होती, पर उसे जो महसूस होता वह कहीं ज़्यादा डरावना था। कुछ ही मिनटों में साइनाइड अपना काम करना शुरू कर देता। उसका शरीर ऐंठने लगता। वह हवा के लिए हाँफती, उसकी नज़र धुंधली हो जाती। उसके शरीर में एक तेज़ दर्द उठता जिससे दुनिया उसके चारों ओर घूमने लगती। अकेली एक पब्लिक टॉयलेट की गंदगी में वह गिर जाती और मर जाती। एक औरत जिसने उस सुबह अपनी शादी के दिन का सपना देखते हुए उठी थी, एक ठंडी बेरहम जमीन पर अपनी आखिरी सांस लेती। बाहर मोहन कुमार इंतजार नहीं कर रहा होता। जैसे ही वह टॉयलेट में घुसती, वह बिना दूसरी नजर डाले चला जाता। वह होटल वापस जाता, उसके गहने और नकद इकट्ठा करता, चेकआउट करता और गायब हो जाता। वह दुनिया की गुमनामी में वापस चला जाता। पीछे एक ऐसा शरीर छोड़ जाता जो जल्द ही मिल जाता, बिना किसी नाम और बिना किसी कहानी के। लंबे समय तक ये मौतें अलग थलग घटनाएं बनी रहीं। एक पब्लिक टॉयलेट में एक अज्ञात औरत का शरीर मिलता। स्थानीय पुलिस एक असामान्य मौत का मामला दर्ज करती। एक पोस्टमार्टम होता। मौत का कारण जहर, शायद आत्महत्या के रूप में सूचीबद्ध होता। औरत के पास कोई पहचान नहीं होती, कोई बैग नहीं, कोई फोन नहीं, कोई गहने नहीं। बिना नाम या परिवार के मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता। फाइल बंद हो जाती और वह सिर्फ एक और आंकड़ा बन जाती, एक और भूली हुई आत्मा। ये बार बार होता रहा कर्नाटक के अलग अलग जिलों में। 2005 में एक शरीर मिला, 2006 में दूसरा, फिर 2007 में एक और। जगहें अलग अलग थीं। मैसूर में एक बस स्टैंड, हासन में एक स्टेशन, मंगलौर में एक पब्लिक रेस्टरूम। शिकार सभी अलग अलग औरतें थीं, पर परिस्थितियां अजीब तरह से एक जैसी थीं। हर बार ये एक अज्ञात औरत थी। हर बार वह एक पब्लिक टॉयलेट में मृत पाई गई। हर बार मौत का कारण जहर था। पर क्योंकि इन मामलों को अलग अलग जिलों में अलग अलग पुलिस विभागों द्वारा संभाला गया था, किसी ने भी डॉट्स को नहीं जोड़ा। हर अधिकार क्षेत्र में पुलिस ने पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा देखा। उनके पास पूरी तस्वीर नहीं थी। उन्होंने हर मामले को एक स्थानीय त्रासदी के रूप में माना, एक बेताब अज्ञात औरत द्वारा आत्महत्या। मोहन कुमार ने इसकी पूरी तरह से योजना बनाई थी। अपने अपराधों को एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैलाकर उसने किसी एक स्थान पर एक स्पष्ट पैटर्न बनाने से बचा। वह एक भूत था, एक शहर से दूसरे शहर जाता हुआ, चुपचाप मौत का निशान छोड़ता हुआ, जिसे कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा था। वह सिस्टम के गैप्स में छिपा हुआ था। अलग अलग पुलिस बलों के बीच कम्युनिकेशन की कमी का फायदा उठा रहा था। पर एक राक्षस हमेशा छिपा नहीं रह सकता। जैसे जैसे इन अनसुलझी मौतों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस बल में कुछ तेज दिमाग वाले लोगों को यह महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत है। समानताएं इतनी ज़्यादा थीं कि यह एक संयोग नहीं हो सकता था। हासन के एक बस स्टैंड टॉयलेट में अनीता नाम की एक युवा औरत की खोज एक टर्निंग पॉइंट थी। उसके परिवार ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके पास एक फ़ोन नंबर था, वही नंबर जिसका इस्तेमाल वह उस आदमी से बात करने के लिए करती थी जिसने उससे शादी का वादा किया था। यह अकेला धागा
पहला असली सुराग था। अंधेरे से एक पैटर्न आखिरकार उभर रहा था और एक सीरियल किलर की तलाश शुरू होने वाली थी। जांच एक डेडिकेटेड पुलिस टीम द्वारा की गई थी जो इन साइलेंट मौतों के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थी। अनीता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट से सफलता मिली। उन्होंने पुलिस को वह मोबाइल फोन नंबर दिया जिसका इस्तेमाल अनीता उस आदमी से संपर्क करने के लिए कर रही थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। ये पुलिस को मिली पहली ठोस लीड थी। उन्होंने तुरंत कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करना शुरू कर दिया। डेटा से पता चला कि नंबर कई जगहों पर एक्टिव था, ऐसी जगहें जो उन जगहों से मेल खाती थी जहां दूसरे शरीर मिले थे। पुलिस ने डिजिटल निशान का पीछा किया। कॉल रिकॉर्ड्स ने उन्हें अलग अलग औरतों के वेब तक पहुंचाया जिनमें से कई लापता भी थीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने अलग अलग आत्महत्या के मामलों के बीच डॉट्स को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरानी फाइलों को फिर से खोला। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्टों को फिर से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि कई मामलों में इस्तेमाल किया गया जहर एक ही था, पोटेशियम साइनाइड। एक अकेले किलर की तस्वीर एक शिकारी जो शहर से शहर घूमता था बनने लगी। उन्हें अब पता था कि वे कई अपराधियों की तलाश में नहीं थे, वे एक आदमी का शिकार कर रहे थे, एक भूत जो सालों से अदृश्य था। कॉल रिकॉर्ड्स आखिरकार उन्हें मोहन कुमार नाम के एक आदमी तक ले गए। वह एक स्कूल टीचर था जिसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने उस पर निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने उसकी हरकतों, उसकी आदतों, उसके संपर्कों को ट्रैक किया। उन्हें पता चला कि उसके कई औरतों के साथ संबंध थे। उन्हें यह भी सबूत मिला कि उसने लोकल ज्वेलर्स से साइनाइड खरीदा था, ये दावा करते हुए कि यह उसके काम के लिए था। घेरा कस रहा था। भूत को जल्द ही एक चेहरा और एक नाम मिलने वाला था। पुलिस एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी जिस पर उन्हें भारत के सबसे प्रोलिफिक सीरियल किलर्स में से एक होने का शक था। अक्टूबर 2009 में पुलिस ने आखिरकार मोहन कुमार को मंगलौर के पास एक गांव में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी शांत थी, बिना किसी ड्रामे के। इस आम दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान वह शांत और संयमित रहा। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, पर जैसे ही पुलिस ने उसे भारी सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, पीड़ितों से कनेक्शन, साइनाइड खरीदने के सबूत दिखाए, उसका मुखौटा टूटने लगा। धीरे धीरे उसने कबूल करना शुरू कर दिया। भयानक सच्चाई सामने आई, एक के बाद एक मर्डर। उसने 20 औरतों को मारने की बात कबूल की, सभी को उसी डरावने तरीके से। देश सदमे में था। शिकारी आखिरकार पकड़ा गया। मोहन कुमार का ट्रायल मीडिया में बहुत सेंसेशन बन गया। इसने उसके अपराधों के भयानक डिटेल्स को पब्लिक के सामने लाया। कोर्टरूम में मोहन एक ठंडी, भावनाहीन शख्सियत के तौर पर खड़ा था। उसने अपने कामों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने पीड़ितों के परिवारों की गवाहियों को एक खाली एक्सप्रेशन के साथ सुना। परिवार दुख से टूटे हुए आखिरकार उस आदमी का चेहरा देखा जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने एक राक्षस को नहीं बल्कि एक आम आदमी को देखा। शायद यह सब का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा था। जिस आदमी ने इतना भयानक बुराई की थी वह किसी और जैसा ही दिखता था। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बहुत बारीकी से रखा। उन्होंने फोन रिकॉर्ड पेश किए जिन्होंने मोहन को हर पीड़ित से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि कैसे वह उनके साथ लॉज में गया था और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्होंने उन ज्वेलर्स को बुलाया जिन्होंने उसे साइनाइड बेचा था। सबसे पावरफुल सबूत उन लॉज मालिकों से आया जिन्होंने मोहन और पीड़ितों की पहचान की। परिवारों की गवाहियां दिल दहला देने वाली थीं। उन्होंने अपनी बेटियों की उम्मीदों, शादी के उनके सपनों और उस दिन के बारे में बताया जब वे गायब हो गईं और कभी वापस नहीं लौटी। कोर्टरूम में एक भारी सन्नाटा था, दर्द और नुकसान से भरा हुआ। मोहन कुमार, जिसने कभी बच्चों को पढ़ाया था, अब एक क्रूर सीरियल किलर के तौर पर सामने आया। उसका मकसद चौंकाने वाला सादा और क्रूर था, लूट। उसने खुशी के लिए या गुस्से में नहीं मारा। उसने सोने के गहनों और थोड़ी सी नकदी के लिए मारा जो उसके शिकार अपने साथ लाए थे। उसने हत्या को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया था। उसने समाज की सबसे कमज़ोर औरतों का शिकार किया जिनकी गुमशुदगी शायद अननोटिस्ड रह जाती। उसने उनके भरोसे को अपने प्राइमरी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और एक बेहतर ज़िंदगी की उनकी उम्मीद को अपने लालच के रूप में। ट्रायल ने उसकी ठंडी, कैलकुलेटेड क्रूरता की असली हद को उजागर किया। कोर्ट ने मोहन कुमार को दोषी पाया। उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई। न्याय कानूनी अर्थों में दिया गया। पर जिन 20 औरतों को उसने मारा, उनके
परिवारों के लिए फैसला उनकी बेटियों को वापस नहीं ला सका। भावनात्मक निशान हमेशा के लिए बने रहेंगे। साइनाइड मोहन की कहानी भारतीय अपराध के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। यह एक भयानक याद दिलाता है कि बुराई एक बहुत ही कन्विंसिंग मास्क पहन सकती है। इसने हमारे समाज की कमजोरियों और बहुत आसानी से भरोसा करने के खतरों को उजागर किया। न्याय क्या है? क्या यह कोर्ट का फैसला है? मौत की सजा। साइनाइड मोहन के पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय एक कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, जबकि कानूनी सिस्टम ने उसे जवाबदेह ठहराया। कोई भी सजा उनकी खोई हुई बेटियों से खाली हुई जगह को कभी नहीं भर सकती। ये वे औरतें थीं जिनके नाम, चेहरे और कहानियां थीं। वे अनीता, लीला, विनूथा और 17 अन्य थीं। वे सिर्फ पीड़ित नहीं थीं, वे जीवन और सपनों से भरी हुई शख्सियतें थीं। ऐसे सपने जो उनसे सबसे भयानक तरीके से छीन लिए गए थे। उनकी याद इस त्रासदी की सच्ची विरासत है। साइनाइड मोहन का मामला हमें उस समाज को देखने पर मजबूर करता है जिसमें हम रहते हैं। ये औरतों पर शादी करने के लिए डाले गए इमेंस प्रेशर पर रोशनी डालता है। ये उन लोगों की कमजोरी को उजागर करता है जो गरीब और हाशिए पर हैं। मोहन कुमार ने ये कमजोरी पैदा नहीं की, उसने सिर्फ इसका फायदा उठाया। उसके पीड़ितों द्वारा महसूस किया गया अकेलापन और मायूसी असली थी। वे एक ऐसे समाज का प्रोडक्ट थीं जो अक्सर औरतों को उनकी वैवाहिक स्थिति और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर जज करता है। ये कहानी एक आईना है और ये हमें अपने बारे में कुछ बहुत अनकंफर्टेबल सच दिखाती है। इस अंधेरी कहानी से सबसे बड़ा सबक भरोसे के बारे में है। भरोसा एक खूबसूरत चीज है, पर अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। हम अपने बच्चों को अजनबियों से बात न करने की सीख देते हैं, पर क्या होता है जब अजनबी का चेहरा दयालु हो और वह सारी सही बातें कहे? मोहन कुमार के शिकार बेवकूफ नहीं थे, वे होपफुल थे। वे प्यार और सुरक्षा की तलाश में थे, ऐसी चीजें जिनके हर इंसान हकदार है। उनकी कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें वेरीफाई करना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए और हमें खुद को और अपने प्रियजनों को उन लोगों से बचाना चाहिए जो हमारी भावनाओं का शिकार करेंगे। दुनिया कहानियों से भरी है, कुछ प्यार और उम्मीद से भरी हैं, जबकि दूसरी इस जैसी अंधेरे और सावधानी से भरी है। इन कहानियों को सुनना, उनसे सीखना हमारा कर्तव्य है। मोहन के पीड़ितों की कहानियों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। वे एक चेतावनी के रूप में काम करती हैं, हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती हैं। उस अंधेरे से अवगत रहें जो एक साधारण मुस्कान के पीछे छिप सकता है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम सच्चाई उजागर करते रहेंगे और ऐसी कहानियां साझा करते रहेंगे जिन्हें सुनने की जरूरत है, क्योंकि जागरूक रहना सुरक्षित रहने का पहला कदम है। सावधान रहें, सतर्क रहें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।